हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल झारखंड एजुकेशन में। स्टूडेंट्स, इस वीडियो से हम लोग कंप्यूटर साइंस का चैप्टर कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर्स को शुरू कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर का ये पहला लेक्चर है और इस पहले लेक्चर में हम लोग कंस्ट्रक्टर फंक्शन को सबसे पहले समझेंगे। व्हाट इज कंस्ट्रक्टर फंक्शन? कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या होता है? कंस्ट्रक्टर फंक्शन को जानने से पहले मैं पहले ये कह दूं कि आप लोगों को क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए। अगर आपका क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको कंस्ट्रक्टर फंक्शन समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं यहाँ कुछ टर्म्स इस्तेमाल करने वाला हूँ और ये टर्म्स क्लास एंड ऑब्जेक्ट चैप्टर से संबंधित है। तो अगर कंस्ट्रक्टर फंक्शन को समझना है या कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर चैप्टर को समझना है तो पहले आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट को क्लियर करना होगा। आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन के विषय में। पहला पॉइंट, अ कंस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन। कंस्ट्रक्टर जो होता है सी प्लस प्लस में वो खास मेंबर फंक्शन होता है। मेंबर फंक्शन क्या होते हैं? आप जानते हैं क्लास के अंदर के फंक्शन को मेंबर फंक्शन कहते थे। तो कंस्ट्रक्टर जो होता है वो एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है दैट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज क्रिएटेड। जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है वैसे ही ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। इट इज यूज टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर ऑफ न्यू ऑब्जेक्ट। जनरली इसका इस्तेमाल किया जाता है कि जब भी नया ऑब्जेक्ट बने तो उसका डेटा मेंबर इनिशियलाइज हो, यानी नए ऑब्जेक्ट का जो डेटा मेंबर हो वो इनिशियलाइज हो, इसलिए हम लोग कंस्ट्रक्टर फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, टू क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर यूज द सेम नेम एज द क्लास फॉलोड बाय पैरेंथेसिस। अगर आपको एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्रिएट करना है तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम वही होता है जो कि क्लास का नाम होता है। तो आप क्लास का नाम लिखिए और उसके आगे पैरेंथेसिस लगा दीजिए। इसको हम लोग पैरेंथेसिस कहते थे, पैरेंथेसिस लगा दीजिए तो वो क्या कहलाएगा? वो कंस्ट्रक्टर फंक्शन कहलाएगा। यहाँ एक प्रोग्राम कोड है, इस प्रोग्राम कोड के माध्यम से हम लोग समझेंगे कंस्ट्रक्टर फंक्शन को। यहाँ पर आपका जो है क्लास है और आपके क्लास का नाम है माई क्लास। हमने क्लास का नाम रखा है माई क्लास। इसके पब्लिक सेक्शन में माई क्लास और ये पैरेंथेसिस। तो अभी आपको बताया गया था कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम वही होता है जो कि क्लास का नाम होता है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका क्लास का नाम है और यहाँ पर ये पैरेंथेसिस लगा दिया गया, तो ये कहलाएगा कंस्ट्रक्टर फंक्शन। इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के माध्यम से फिलहाल हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, एक मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं, सी आउट हेलो वर्ल्ड। हालांकि अभी हमने पढ़ा था कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन का काम क्या होता है, ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करना, लेकिन फिलहाल इस चीज को हम लोग आगे कवर करेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्टर फंक्शन के जरिए हम एक मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं। यहाँ पर क्लास का डेफिनेशन बंद हुआ और इसके आगे हमने लिखा मेन फंक्शन, इंट मेन माई क्लास माई ओबीजे। यहाँ पर माई क्लास जो है वो क्लास का नाम है और माई ओबीजे जो है वो ऑब्जेक्ट का नाम है। तो यहाँ पर हम लोग एक नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। मैंने कमेंट में लिखा भी है, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ माई क्लास। हम लोग यहाँ पर माई क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं माई ओबीजे, और जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे वैसे ही हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, दिस विल कॉल द कंस्ट्रक्टर। जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट करेंगे वैसे ही कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होगा और कंस्ट्रक्टर फंक्शन के कॉल होने पर ये मैसेज प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, रिटर्न जीरो और आपका प्रोग्राम एंड हो गया। तो यहां पर बेसिकली आपको केवल ये समझना था कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम वही होता है जो कि क्लास का नाम होता है। आगे पैरेंथेसिस लगा लीजिए। और एक चीज और, कंस्ट्रक्टर फंक्शन का रिटर्न टाइप कुछ नहीं होता है, यहां वॉइड भी नहीं लिखते हैं, इस बात का आपको ख्याल रखना है। अब हम लोग देखते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कंस्ट्रक्टर फंक्शन के, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में आया भी है। सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि द नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर इज द सेम एज इट्स क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम वही होता है जो कि क्लास का नाम होता है ना? ये जरूरी है, जब भी आप कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाए तो उसका नाम आपको वही देना पड़ेगा जो आपके क्लास का नाम है। नेक्स्ट है, कंस्ट्रक्टर्स आर मोस्टली डिक्लेयर्ड इन द पब्लिक सेक्शन ऑफ द क्लास। हम लोग मोस्टली, या आपका हमेशा कोशिश यही रहना चाहिए कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन को आप क्लास के पब्लिक सेक्शन के अंदर डिक्लेयर करें। ताउ दे कैन बी डिक्लेयर्ड इन द प्राइवेट सेक्शन ऑफ द क्लास, यानी यहां पर यह कहा जा रहा है कि प्राइवेट सेक्शन में डिक्लेयर करने के बजाय आपका कोशिश होना चाहिए कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन को आप पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर करें। नेक्स्ट पॉइंट, कंस्ट्रक्टर्स डू नॉट रिटर्न वैल्यू, हेंस दे डू नॉट हैव अ रिटर्न टाइप। कंस्ट्रक्टर फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, इसलिए इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा। इवन वॉइड भी नहीं लिखते हैं, इस चीज को भी थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, आप लोग क्या जानते हैं? आप लोग यही जानते हैं कि फंक्शन जब कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है तो रिटर्न टाइप वॉइड लिखते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टर के केस में हम लोग वॉइड भी नहीं लिखते हैं, इस बात का ख्याल रखना है आपको। आगे बताया गया है, अ कंस्ट्रक्टर गेट्स कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। कंस्ट्रक्टर फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है।
तो ये कुछ पॉइंट्स थे, ये पॉइंट्स आप जरूर याद करिएगा, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे पूछा जाता है कि व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, और उसके फीचर्स लिखिए या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए। तो आपको उसका डेफिनेशन लिखना होगा और ये 4 पॉइंट लिखना होगा। नेक्स्ट है टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर डेफिनेशंस इन सी प्लस प्लस। इसका मतलब ये हो गया कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन को आप डिफाइन कहाँ करेंगे। ठीक है, इसका संबंध हमारा चैप्टर क्लास एंड ऑब्जेक्ट से है। ठीक है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट से है। आपको याद होगा जब मैंने क्लास एंड ऑब्जेक्ट पढ़ाया था, ठीक है, कोई क्लास बनाया मान लीजिए एबीसी, और इसके अंदर फंक्शन होते थे, जैसे मान लीजिए एक्स वाई जेड नाम का कोई फंक्शन है, हमने डिक्लेयर किया। अब इस फंक्शन को या तो आप क्लास के अंदर डिफाइन कर सकते थे, या तो इस फंक्शन को आप क्लास के बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं। यानी क्लास का जो मेंबर फंक्शन होता है उसको हम लोग क्लास डेफिनेशन के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं, या फिर क्लास डेफिनेशन के बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं। क्लास के बाहर डिफाइन करने का रूल अलग होता था। ये सारा कुछ हमने पढ़ा था क्लास एंड ऑब्जेक्ट में। वही कंसेप्ट यहां भी है। यहां पर कहा जा रहा है कि डिफाइनिंग द कंस्ट्रक्टर विद इन द क्लास, या तो आप कंस्ट्रक्टर फंक्शन को क्लास के अंदर ही डिफाइन कर लो, या डिफाइनिंग द कंस्ट्रक्टर आउटसाइड द क्लास, या फिर कंस्ट्रक्टर फंक्शन को क्लास के बाहर भी, यानी क्लास डेफिनेशन के बाहर भी जाकर डिफाइन कर सकते हैं। तो दोनों के एग्जांपल्स मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, आगे चल करके मैं बता दूंगा। फिलहाल यहां पर मैं ये जो पहला दिया हुआ है ना कि डिफाइनिंग द कंस्ट्रक्टर विद इन द क्लास, इसको मैं एक एग्जांपल के माध्यम से समझा रहा हूं। अभी हमने कुछ देर पहले ये प्रोग्राम देखा था। यहां पर देखिए, ये आपका कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, ये आपका कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या कर रहा है, हम इसके जरिए हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है, हमने इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन को क्लास के अंदर ही डिफाइन कर लिया। ठीक है, ये हो गया कंस्ट्रक्टर फंक्शन को क्लास के अंदर ही क्या कर लेना, डिफाइन करना। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा जो लाइन यहां पर कहा गया है कि डिफाइनिंग द कंस्ट्रक्टर विद इन द क्लास। जहां तक बात है इसका कि डिफाइनिंग द कंस्ट्रक्टर आउटसाइड द क्लास, तो इसको हम लोग जो है आगे के एग्जाम्पल में देख लेंगे। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स इन सी प्लस प्लस। ठीक है, कंस्ट्रक्टर्स कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन विच इन विच सिचुएशन दे आर बीइंग यूज्ड। कैसा सिचुएशन है, कैसे हालात हैं, है ना, सिचुएशन के आधार पर कंस्ट्रक्टर को इस्तेमाल किया जाता है। और इस तरीके से कंस्ट्रक्टर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ऐसे तो हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको 4 टाइप्स बताया जाता है कंस्ट्रक्टर का, लेकिन आपके सिलेबस में 3 टाइप्स ही पढ़ना है, ठीक है, जो आपके बुक में है। तो यहाँ पर मैं 3 टाइप ही बता रहा हूँ, आपके बुक में भी लिखा हुआ है 3 टाइप। पहला होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दूसरा होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, और तीसरा होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में डिटेल से हम लोग आगे जब चल करके पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग एक स्टेटमेंट पढ़ दे रहे हैं। नो पैरामीटर्स, दे आर यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट विथ डिफॉल्ट वैल्यू। डिफॉल्ट जो कंस्ट्रक्टर होता है, अब कंस्ट्रक्टर है तो फंक्शन है, अब फंक्शन है तो उसमें या तो हम लोग आर्गुमेंट यानी पैरामीटर पास कराते हैं या तो नहीं पास कराते हैं। तो एक ऐसा कंस्ट्रक्टर फंक्शन जिसमें आप पैरामीटर नहीं पास कराते हैं, वैसे कंस्ट्रक्टर फंक्शन को हम लोग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। और इसका इस्तेमाल बेसिकली किया जाता है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए विथ डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है, अच्छा, ऑब्जेक्ट के साथ डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है हम लोग आगे कोडिंग के माध्यम से समझ लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इसका इस्तेमाल किया जाता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का कि आप एक नया ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं और सेम टाइम आप उस ऑब्जेक्ट को डिफॉल्ट वैल्यू देना चाहते हैं। सेकंड है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। इसके बारे में कहा जाता है टेक्स पैरामीटर। जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है वो पैरामीटर यानी आर्गुमेंट लेता है, यूज्ड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट विथ स्पेसिफिक इनिशियल वैल्यू। ठीक है, यहां पर कहा जाता है कि इसको इस्तेमाल किया जाता है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए, और वहां पर आप कुछ स्पेसिफिक इनिशियल वैल्यू देना चाहते हैं। पहला था डिफॉल्ट वैल्यू देना चाहते थे, ठीक है, डिफॉल्ट मतलब नॉर्मल वैल्यू देना चाहते थे। अब आप स्पेसिफिक वैल्यू के साथ इनिशियलाइज करना चाहते हैं, स्पेसिफिक वैल्यू देना चाहते हैं ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो उसके लिए होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो देखिए, हो सकता है अभी चीजें उतने अच्छी तरह से समझ में ना आ रही हो, तो इन सभी को मैं डिटेल से पढ़ाने वाला हूं। जब मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट है कॉपी कंस्ट्रक्टर। टेक्स अ रेफरेंस टू अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास। यहां पर क्या होता है बेसिकली, हम लोग यहां पर किसी अन्य ऑब्जेक्ट के मदद से एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, या ऐसे कर सकते हैं कि किसी अन्य ऑब्जेक्ट की मदद से एक नया ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना, उसको इनिशियलाइज करना, ये होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर का काम। ठीक है, तो यहाँ क्या कहा गया है, यूज्ड टू क्रिएट अ कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसका इस्तेमाल किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट का कॉपी को तैयार करने के लिए। ठीक है,
अच्छा, अभी मैंने जैसे कहा था कि कंस्ट्रक्टर चार तरह का होता है, पढ़ना तो आपको तीन प्रकार का ही है, आपके सिलेबस में और आपके बुक में भी इतना ही दिया हुआ है। लेकिन जो चौथा तरह का होता है उसका केवल मैंने नाम लिख दिया है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वो होता है मूव कंस्ट्रक्टर, ठीक है, जो आपको पढ़ना नहीं है। हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। जो तीन तरह का कंस्ट्रक्टर्स हमने अभी जस्ट देखा है ना, जस्ट स्टेटमेंट पढ़ा, हम लोग अब डिटेल से थोड़ा सा जानेंगे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में। जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया भी था, a default constructor is a constructor that does not take any argument। एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन या एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐसा कंस्ट्रक्टर होता है जो कोई आर्गुमेंट नहीं लेता है। इट हैज नो पैरामीटर, ये कोई पैरामीटर नहीं लेता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो एमसीक्यू में क्वेश्चन हो सकता है कि जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर किसको कहते हैं, तो आपको आंसर देना होगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कहते हैं। एक छोटा सा नोट्स यहां पर बताया गया है कि द कंपाइलर ऑटोमेटिकली क्रिएट्स एन इम्प्लिसिट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इफ द प्रोग्रामर डज नॉट डिफाइंस वंस। यहां पर कह रहा है कि देखिए, मान लीजिए आपको याद होगा, हम लोग जस्ट चैप्टर कंप्लीट किए हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लास एंड ऑब्जेक्ट में हम लोग कहीं कंस्ट्रक्टर का जिक्र नहीं हुआ था। ठीक है, तो क्या वहां पर कंस्ट्रक्टर था या नहीं था, तो उसका उत्तर है कि वहां भी कंस्ट्रक्टर था, बैकग्राउंड में था। ठीक है, हमने जो चैप्टर कंप्लीट किया है ना, पिछला चैप्टर क्लास एंड ऑब्जेक्ट, सात सेवन पार्ट्स था है ना, सात पार्ट्स था, उसमें हमने कहीं भी जो है कंस्ट्रक्टर फंक्शन का जिक्र नहीं किया था। तो ऐसा नहीं था कि वहां पर क्लास एंड ऑब्जेक्ट का जितना भी प्रोग्राम किया उसमें जो है कंस्ट्रक्टर फंक्शन नहीं था, बैकग्राउंड में था। लेकिन यहां पर कहा जा रहा है कि एक होता है इम्प्लिसिट, एक होता है एक्सप्लिसिट। ठीक है, तो इम्प्लिसिट का मतलब होता है ऑटोमेटिकली, कंपाइलर के द्वारा, और एक्सप्लिसिट का मतलब होता है यूजर के द्वारा। ठीक है, तो यहां पर इस चीज को थोड़ा सा समझ लीजिए कि जब मैं लिखता हूं इम्प्लिसिट, तो इम्प्लिसिट का मतलब हो गया कंपाइलर के द्वारा। ठीक है, और एक होता है एक्सप्लिसिट, इसका मतलब होता है यूजर के द्वारा, यानी हमारे द्वारा। तो यहां पर कहा जा रहा है कि कंपाइलर ऑटोमेटिकली एक इम्प्लिसिट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता है। अगर आप अपने प्रोग्राम में, क्लास एंड ऑब्जेक्ट के प्रोग्राम में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं, तो वैसी स्थिति में आपका जो कंपाइलर होता है वो ऑटोमेटिकली एक इम्प्लिसिट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करता है इफ द प्रोग्रामर डज नॉट डिफाइंस वन। अगर कोई प्रोग्रामर कोई कंस्ट्रक्टर को नहीं बनाता है तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को इम्प्लिसिटली यानी बैकग्राउंड में क्रिएट कर देता है। ठीक है, ये लाइन आपने समझ लिया होगा। यहां पर देखिए, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का जो है सिंटेक्स क्या होता है, क्लास का नाम लिखना होता है, फिर यहां पर आप पैरेंथेसिस दे देंगे, तो हो गया ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन। फिर ये ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, और फिर बॉडी ऑफ कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये जनरल फॉर्म था। बाकी हम लोग इसका जो है एक प्रोग्राम देखेंगे, ट्रेस प्रोग्राम देखेंगे, जिसके माध्यम से हम लोग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को समझेंगे। यहां पर एक प्रोग्राम कोड है, यहां पर लिखा हुआ है हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच क्लास डेमो डीसी। ठीक है, डेमो डीसी जो है वो क्लास का नाम है। ठीक है, प्राइवेट सेक्शन में, इस क्लास के प्राइवेट सेक्शन में num1 और num2 नाम का दो वेरिएबल है या डेटा मेंबर है। आपको याद होगा क्लास के अंदर जो वेरिएबल होते हैं उसको क्या कहते थे, उसको कहते थे हम लोग डेटा मेंबर। ठीक, पब्लिक सेक्शन में देखिए यहां पर जो नाम लिखा हुआ ना डेमो डीसी, ये वही नाम है जो कि क्लास का नाम है। तो इससे प्रूफ हुआ कि ये जो है ये क्या है, ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। क्यों? क्योंकि इसका नाम क्लास का नाम है और पैरेंथेसिस लगा हुआ है। अच्छा, ये जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है क्या कर रहा है, यहां पर num1 इक्वल टू 100 और num2 इक्वल टू 20, यानी ये जो दो डेटा मेंबर है, इस डेटा मेंबर को किसी वैल्यू के साथ, कुछ वैल्यू के साथ इनिशियलाइज करने का काम कर रहा है हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन। ठीक है, आपको याद भी होगा कंस्ट्रक्टर फंक्शन का काम क्या होता है, डेटा मेंबर को, ऐसे तो बोले कि ऑब्जेक्ट को है ना, ऑब्जेक्ट को, लेकिन फिलहाल यहां पर समझिए डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करने का काम करता है कौन, हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन। तो फिलहाल यहां पर आपने देख लिया कि हम लोग जो है कंस्ट्रक्टर फंक्शन के माध्यम से इन दो डेटा मेंबर को इनिशियलाइज कर रहे हैं 10 वैल्यू और 20 वैल्यू के साथ। इसके बाद इसी क्लास के अंदर एक फंक्शन है डिस्प्ले नाम का, जिसके जरिए हम लोग क्या कर रहे हैं, num1 इज इक्वल टू num1, num1 का वैल्यू प्रिंट करेगा, num2 इज इक्वल टू num2, num2 का वैल्यू प्रिंट करेगा। अब आते हैं मेन फंक्शन के पास। यहां पर लिखा हुआ है डेमो डीसी और ओबीजे। डेमो डीसी जो है ये मेरे क्लास का नाम है,
और ओबीजे जो है ये मेरे ऑब्जेक्ट का नाम है, ठीक है, क्लास का नाम है और मेरे ऑब्जेक्ट का नाम है। अब आप एक चीज याद रखिएगा, अभी जैसा कि आपको बताया गया था कि जैसे ही हम लोग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं वैसे ही हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होता है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ ऑब्जेक्ट बनाएंगे वैसे ही हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या होगा, कॉल होगा। कॉल होगा तो num1 में यानी इस वेरिएबल में 10 स्टोर हो जाएगा और num2 में यानी इस वेरिएबल में 20 स्टोर हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा किस ऑब्जेक्ट के लिए, ओबीजे नाम ऑब्जेक्ट के लिए। ये जो ओबीजे नाम का जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए num1 का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 10 और ओबीजी ऑब्जेक्ट के लिए num2 का वैल्यू हो जाएगा 20। इसी को कहते हैं ऑब्जेक्ट को इनिशियल वैल्यू देना, या इसी को कहते हैं ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना। ठीक है, तो आपने डेफिनेशन में पढ़ा होगा कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन का काम है ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना। तो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने का मतलब यही होता है कि ऑब्जेक्ट से संबंधित जो डेटा मेंबर हैं उन डेटा मेंबर को वैल्यू देना, वैल्यू स्टोर कराना, इसको ही कहते हैं ऑब्जेक्ट का इनिशियलाइजेशन। ठीक है, तो चलिए यहां पर जैसे ही ऑब्जेक्ट बना वैसे ही कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल हुआ, नम का वैल्यू 10, num2 का वैल्यू 20। कंस्ट्रक्टर फंक्शन का काम खत्म हुआ, वापस आएंगे हम लोग यहां पर, यहां लिखा हुआ है ओबीजे डॉट डिस्प्ले, है ना, ओबीजे डॉट डिस्प्ले। अब यहां पर आपको एक रूल याद दिला देता हूं जो आपने क्लास एंड ऑब्जेक्ट चैप्टर में पढ़ा था। रूल आपने पढ़ा था कि पब्लिक फंक्शन को, पब्लिक है ना, ये फंक्शन क्या है, पब्लिक है, पब्लिक फंक्शन को कैसे कॉल कराते हैं, तो ऑब्जेक्ट के साथ, है ना, ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर लगा करके जो भी मेरा फंक्शन होता है पब्लिक, है ना, उसको कॉल कराते हैं। ठीक है, याद रखना फंक्शन जो होना चाहिए वो मेरा पब्लिक होना चाहिए। ठीक है, तो उसी के अनुसार यहां लिखा हुआ है ओबीजे डॉट डिस्प्ले। डिस्प्ले मेरा पब्लिक फंक्शन था, ये फंक्शन कॉल होगा। num1 इज इक्वल टू num1, तो num1 इज इक्वल टू 10 और num2 इज इक्वल टू num2, num2 इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। और हो सकता है कि जो बच्चे जो है अचानक से इस वीडियो को यहां से देखना शुरू किए हैं उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आपको एक प्रॉपर तरीका बता देता हूं, है ना, आपको एक प्रॉपर तरीका बता देता हूं पढ़ाई कैसे करना है। देखिए, कम से कम आपको जो है क्लास एंड ऑब्जेक्ट इसका 7 लेक्चर्स डाला हुआ है। उन 7 लेक्चर्स को देखने के बाद ही आप इस चैप्टर कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर को देखना शुरू कीजिएगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर को, इसमें भी मोस्ट पॉसिबली हो सकता है 4 लेक्चर होने वाले हैं। ठीक है, अननेसेसरी चीजों को मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए भी जरूरी है और आपको फ्यूचर में भी काम आएगा, तो उन्हीं चीजों को मैं बताऊंगा। नहीं तो कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि हायर क्लासेस में भी पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला क्लास एंड ऑब्जेक्ट का 7th जो है आपका 7 जो लेक्चर है वो पूरा का पूरा पहले देखिए, अच्छे से समझिए, उसके बाद ही आपको कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर के लेक्चर समझ में आएंगे। तो जिनको ये चीज समझ में नहीं आ रहा है वो पहले जाकर के क्लास एंड ऑब्जेक्ट के जो 7 लेक्चर है ना प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर मिल जाएगा क्लास एंड ऑब्जेक्ट लेक्चर 1 लेक्चर 2, है ना। तो सारा सारा का सारा जो लेक्चर्स वो देखिए, उसके बाद कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर को देखिए। क्योंकि C++ एक ऐसा पेपर है जिसमें ऐसा नहीं है कि अचानक से कोई भी लेक्चर उठा करके देखने लगे और आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल नहीं। कंप्यूटर साइंस पेपर ही एक ऐसा है जिसमें सारा चैप्टर का एक दूसरे से लिंक है। ठीक है, तो लिंक है, इसी कारण जो है आपको शुरू से सारा कुछ पढ़ना पड़ता है। और मैं तो बेसिकली यही कहूंगा कि इस प्लेलिस्ट में लेक्चर नंबर 1 से 2 3 सीरियल वाइज देखिए। ठीक है, सीरियल वाइज देखिए, सीरियल वाइज अगर आप नहीं देखेंगे कुछ भी समझ में आपको नहीं आने वाला है। तो स्टूडेंट ये था कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर चैप्टर का लेक्चर 1। इस लेक्चर 1 में हमने कंस्ट्रक्टर को समझा कि कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, इसके कुछ फीचर्स को देखें। इसके अलावा हमने देखा कंस्ट्रक्टर कितने प्रकार के होते हैं, बेसिकली 3 प्रकार का होता है, जिसमें से जो सबसे पहला प्रकार था जिसका नाम था डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, उसे हमने कवर किया। उसके ऊपर हमने एक प्रोग्राम कोड भी देखा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज जो मैंने बताया आपको कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, या फिर मैंने बताया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में, ये दोनों के दोनों जो टॉपिक है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।